वेलकम टू शुक्ला आईडी पॉइंट दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला आईडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है, मैं किसी विषय पर या फिर किसी विषय के किसी टॉपिक पर इस पर चर्चा नहीं करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम ओवरऑल ये देखेंगे दोस्तों कि कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो कि बीए फर्स्ट ईयर में जो इंटर पास करके व्यक्ति आता है और वो आर्ट साइड से है या फिर साइंस साइड से है और उसको बीए में रुचि है, बीए वो करना चाहता है, बैचलर ऑफ आर्ट्स उसको अच्छा लगता है, वो पढ़ना चाहता है। तो उसके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा जो है सरल होंगे, कौन से सब्जेक्ट थोड़ा कठिन होंगे, किन सब्जेक्ट पढ़ने, कौन कौन से विषय ऐसे हैं जिनको पढ़ने में आपको दिक्कत होगी, कौन कौन से विषय वस्तु ऐसी हैं जिनको पढ़ने में आपको जो है ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि वो सामाजिकता से अटैच है, मतलब दैनिक जीवन में जो है वो हमेशा से जुड़ते हुए आ रहे हैं। और जब आप उसको पढ़ोगे तो थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि ये आप लोग पढ़ चुके होंगे एक बार दो बार, मतलब पढ़ या फिर फील कर चुके हैं। बस उसको केवल जो है तथ्यपरकता के साथ पढ़ना है कि इसकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसकी परिभाषा क्या होगी। जैसे मैं बात करूँ समाजशास्त्र की, तो समाजशास्त्र आप सभी को पता होगा कि ग्राम क्या होता है, आप सभी को पता होगा समुदाय क्या होता है, आप सभी को पता होगा समाज क्या होता है। सभी कहते हैं अच्छी सोसाइटी मिलेगी तो बच्चा जो क्या होगा, अच्छे तरीके से पढ़ पाएगा, अच्छा उसका सारा चीज़ हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो समाजशास्त्र जब आप पढ़ोगे तो आप व्यवहारिकता का ज्ञान उसमें जो है आपको भी मिलेगा कि व्यवहारिक नॉलेज जो होता है व्यक्तियों का वो भी साथ देगा। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट है। साथ ही साथ दोस्तों मैं ये भी बताऊंगा कि आईएएस की जो परीक्षा होती है, जो पीसीएस की परीक्षा होती है, जो यूपीएससी मतलब यूपीएससी के तहत ये सारी परीक्षाएं होती हैं। तो जो स्टेट पीसीएस होता है वो अलग होता है, यूपीएससी के तहत आईएएस की परीक्षाएं होती हैं। आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, ये तीन परीक्षाएं होती हैं। इनमें भी जो है जीके से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं बात करूं अगर मेंस की, तो मेंस में जो उत्तर लेखन की प्रक्रिया होती है, मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर निभाता है दोस्तों। और ध्यान रखिए जो मुख्य परीक्षा होती है उसका नाम ही मुख्य परीक्षा क्यों है, क्योंकि उसमें क्या होता है, लिखित परीक्षा होती है। और लिखित परीक्षा में क्या होता है, व्यक्ति का अनुभव भी शेयर होता है कहीं ना कहीं पे। कोई विचारधारा है, उस विचारधारा से आपका अनुभव पूछता है, आप उस पर किस तरीके का जो है रिएक्ट करते हो वो पूछता है यूपीएससी। यूपीएससी नहीं पूछता कि कोबर ने भूसन्नति सिद्धांत दिया तो वो क्या दिया, कोबर ने क्या कहा। अब कोबर ने क्या कहा, उसकी आलोचना क्या है और उसकी जो है समालोचनात्मक व्याख्या क्या है, ये सारी चीजें आपको देनी पड़ेगी। मतलब अकबर के भूषण सिद्धांत में क्या अच्छाई है क्या बुराई है, दोनों का समानात्मक रूप से अगर उसका उत्तर आप दोगे तो यूपीएससी आपको सिलेक्ट करेगा। अगर जो है और जो है लिखने का और तरीका आपका जो है अच्छा होना चाहिए, राइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो राइटिंग लिखने के तदुपरांत जो परीक्षक हो समझ ले, क्योंकि आपका प्रतिनिधित्व उस समय आपकी कॉपी करती है एक परीक्षक के सामने। जब आप अपनी कॉपी भेजते हो तो परीक्षक क्या करता है, आपकी कॉपी देखता है, ना कि आप वहाँ पे रिप्रेजेंट होते हैं। इंटरव्यू में तो आप होते हैं उसके सामने रिप्रेजेंट, लेकिन जब कॉपी के माध्यम से आप उसके सामने भेजते हो तो कॉपी क्या होती है, आपका रिप्रेजेंटेशन करती है, आपका प्रतिनिधित्व करती है। जब कॉपी आपका प्रतिनिधित्व करती है तो क्यों ना कॉपी में इस तरीके का प्रश्न लिखा जाए जिससे क्या हो, एग्जामिनर के समझ में पूर्ण रूप से आ जाए कि व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है। वैसे एक प्रश्न का उत्तर बहुत होता है, लेकिन एक प्रश्न का उत्तर बहुत होता है, चाहे वो बीए के परिप्रेक्ष्य में लिखा जाए, चाहे वो यूपीएससी के परिप्रेक्ष्य में लिखा जाए, या फिर किसी अदर एग्जाम में मतलब इंटर वगैरह के एग्जाम में लिखा जाए। लेकिन एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, उस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में उत्तर आपको देना होता है। और एग्जामिनर उस क्वेश्चन से क्या चाहता है, जैसे इंटरव्यू में आप जाते हो तो इंटरव्यू में जो वो पूछता है वो अपने अकॉर्डिंग पूछता है कि अभी ये जो है ऐसा उत्तर बताएगा जो कि हमें पता होगा, या इस हिसाब से वो प्रश्न पूछता है कि जो उसको पता होता है वही उत्तर वो मानता है। लेकिन जो आप उत्तर बताते हो आप अपने अनुभव से बताते हो, लेकिन वो समझता किसके अनुभव से है, वो अपने अनुभव से समझता है टीचर। बच्चा अपने जो है मन से बताता है, मतलब हम लोग अपने मन से बताते हैं जाकर के। ठीक, ये बात रही। तो आज हम यही बताएंगे कि जो है यूपीएससी के सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं जो कि बीए में भी होते हैं, और बीए में कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम एक एक करके बात करते हैं दोस्तों। बात कर लें, जैसे कि मैं पहले बात करता हूँ हिंदी साहित्य की। दोस्तों मैं हिंदी साहित्य की अगर बात करूं
तो एक एक बात यहाँ मैं बताना देना चाहूँगा कि जो साहित्य शब्द है दोस्तों, ये अपने आप में एक क्या है, अधूरा शब्द है। और क्यों अधूरा शब्द है? क्योंकि साहित्य अधूरा इसलिए है, जब तक किसी साहित्य को कोई भाषा नहीं मिल जाती तब तक वो साहित्य क्या होता है, अधूरा होता है। ठीक इसी प्रकार से जैसे अर्थव्यवस्था अगर आप पढ़ोगे, अर्थशास्त्र पढ़ोगे, तो अर्थव्यवस्था जब तक किसी, जैसे अर्थव्यवस्था मान लीजिए कोई सब्जेक्ट है, तो अर्थव्यवस्था, तो जब तक इसके आगे प्लस में कोई कंट्री नहीं जुड़ेगी, कोई कंट्री नहीं जुड़ेगी, इसके आगे कोई देश नहीं जुड़ेगा दोस्तों, तब तक ये अर्थव्यवस्था क्या है, बेकार है। तब तक क्या है, ये अर्थव्यवस्था कैसी होती है, अर्थव्यवस्था का कोई मतलब नहीं रह जाता। जब इसके आगे भारतीय लिख जाता है या फिर चाइनीज लिख जाता है या फिर अलग तरीके से और सारे देशों का नाम लिख सकता है, मतलब यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे अगर हमने लिख दिया कि भारतीय अर्थव्यवस्था, तो क्या हुआ, भारतीय अर्थव्यवस्था। अब ये शब्द जो है इंपॉर्टेंट है, ये पूरा का पूरा ये पता लगता है कि भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में बात की जा रही है। अगर अर्थव्यवस्था केवल लिखा हो तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि अर्थव्यवस्था मतलब क्या होता है, किस चीज की अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर रहा है, किस देश की, किस कंट्री की। तो अर्थव्यवस्था जिस प्रकार से अपने आप में अधूरा शब्द है, ठीक उसी प्रकार से साहित्य जो होता है वो भी अधूरा शब्द होता है दोस्तों, जब तक कि इसमें कोई भाषा ना लगाई जाए। जैसे कि मैं बात करूं, अगर हिंदी लिखा है यहाँ पे तो हिंदी साहित्य हो गया। और दोस्तों हिंदी देखिए, अगर इसको इंग्लिश में लिखा जाए तो हिंदी, इसको क्या लिखेंगे, हिंदी लिटरेचर, तो हिंदी लिटरेचर लिखेंगे। ठीक, मान ली हिंदी लिटरेचर है ये। अब इसी को हिंदी के स्थान पर मान ली हिंदी हमने भाषा दे दी तो हिंदी लिटरेचर हो गया, हिंदी साहित्य होगा। लेकिन अभी हम यहीं पर क्या लिख दें, इंग्लिश, तो ये इंग्लिश लिटरेचर हो गया। तो लिटरेचर क्या है, एक कॉमन शब्द है जो कि अपने आप में अधूरा है। जब तक इसको किसी भाषा का साथ नहीं प्राप्त होता तब तक ये अपने आप में संपूर्णता को नहीं प्राप्त होता। तो किसी भी सब्जेक्ट को जो अगर पढ़ना है तो उसका साहित्य सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और ये नहीं कि आप समाज शास्त्र का जो है साहित्य पढ़ना चाहिए कि समाज शास्त्र साहित्य, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं, शिक्षा शास्त्र साहित्य कोई सब्जेक्ट नहीं है। ये सारे के सारे हिंदी भाषा है फिर, और ये सारी की सारी दूसरे विषय वस्तु हैं। लेकिन हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, ठीक, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, ये सारी की सारी भाषा की क्या होती है, अपने अपने साहित्य होंगे दोस्तों। ठीक, और जो है दक्षिण की भाषा, इंडिया में बहुत सारे साहित्य हैं, केवल हिंदी साहित्य नहीं, बहुत सारे साहित्य हैं। तो आप जो है अगर हिंदी साहित्य पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी साहित्य एक ऐसा विषय वस्तु है जो कि अगर आप पढ़ेंगे तो क्योंकि ये अच्छा सब्जेक्ट क्यों लगेगा, क्योंकि आप जो है अगर शुरुआत की मैं बात करूँ, कक्षा 6 से अगर मैं बात करूँ तो 6 से या फिर 5 से 4 से आप जो है हिंदी की किताब पढ़ते आए हो। अब हिंदी वहाँ पे दी होती है, तो शुरुआत से आप पढ़ते आए हो, 6 से 7 से 8 से 9 से 10 से, सब में हिंदी आपको पढ़ा होगा। और हिंदी सभी को पता होगा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको हिंदी ना पता हो। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, रामचंद्र शुक्ला जी, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत इत्यादि के नाम ना पता हो, जयशंकर, जयप्रकाश भारती इत्यादि जो है इनके नाम ना पता हो, क्योंकि ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे पढ़ाई के बाद शरण गुहा, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, उसके बाद में जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक, बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी, नई भूमिका दी। तो हिंदी साहित्य, और हिंदी साहित्य से क्या कर सकते हो, हिंदी साहित्य आप बीए में लोगे तो अच्छे तरीके से ठीक ठाक बहुत बढ़िया नंबर मिलेगा हिंदी साहित्य में, और अच्छे तरीके से हिंदी साहित्य आप डील कर पाओगे। सहज आता है, ज़्यादा जो है तगड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जैसे अगर फर्स्ट ईयर की बात करें तो फर्स्ट ईयर में बहुत जो है स्लोली प्रश्न पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, कि जो है रामचरितमानस में जो है कितने कांड है, अयोध्या कांड जो है किसके परिप्रेक्ष्य में है, रामचंद्र जी का बाल्यावस्था वाला कांड कौन सा है, युद्ध कांड के नाम से कौन सा कांड जाना जाता है। उसके बाद में कुछ मलिक मोहम्मद जायसी से प्रश्न पूछा जाएगा, कबीरदास से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे कि उनकी जो है साखी शब्द, साखी का क्या अर्थ है, शब्द का क्या अर्थ है, रमैनी का क्या अर्थ है। इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं बीए में। ठीक, साथ ही साथ यूपीएससी के लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट है इसको भी समझ लें। तो संघ लोक सेवा आयोग के लिए हिंदी साहित्य जो है ये प्रीलिम्स का विषय तो बिल्कुल भी नहीं, प्रीलिम्स में इससे प्रश्न नहीं पूछे जाने हिंदी साहित्य से, ये बात तय है। लेकिन हिंदी साहित्य कहाँ पे भूमिका निभाएगा यूपीएससी में, जब मुख्य परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा में जब आप ऑप्शनल के तौर पर हिंदी साहित्य ले रखे होंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं बीए से उन्होंने किया, या फिर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको हमने देखा है वो हिंदी साहित्य से जो है अच्छा अंक प्राप्त किए हैं। और हिंदी साहित्य सबसे ज़्यादा जो है अंक दिलवाता है यूपीएससी में। अब तक अगर देखा जाए तो आपका अब तक का आप डाटा उठाकर देखेंगे
यूपीएससी में जितने भी स्टूडेंट थे, अगर जिन्होंने हिंदी साहित्य ऑप्शनल में लिया था तो उनके ऑप्शनल में बहुत अच्छे नंबर हैं। ठीक, तो हिंदी साहित्य जो है एज ऑप्शनल नंबर 1 का सब्जेक्ट मैं बता रहा हूँ हिंदी साहित्य है। हिंदी साहित्य अगर आप बीए में पढ़ते हो तो बीए में बहुत अच्छे तरीके से आपको हिंदी साहित्य का पूरा गहनता से अध्ययन समझ में आ चुका रहा होगा। हिंदी साहित्य बहुत अच्छे तरीके से आप समझ चुके होंगे हिंदी साहित्य। ठीक, कब तक? अगर बीए आप सही से पढ़ लेते हो तो हिंदी साहित्य की समझ आपको हो जाएगी अच्छे तरीके से। ठीक, तो यही बात हिंदी साहित्य की। और हिंदी साहित्य ज़्यादा जो है कठिन भी नहीं है, लेकिन हाँ बहुत लोग इसको जो है कठिन मानते हैं, तो कठिन है भी, और जो है पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए कठिन बिल्कुल भी नहीं है। पहला हिंदी साहित्य हो गया। दूसरे की मैं बात करूँ अगर, दूसरा आप सब्जेक्ट ले सकते हो मान लिया इतिहास। तो इतिहास जो सब्जेक्ट है दोस्तों, इतिहास सब्जेक्ट की मैं बात करूँ, एक मिनट, इतिहास जो सब्जेक्ट है दोस्तों, नहीं दिखाई दे रहा, मान लिया हाँ दिखाई दे रहा होगा। तो इतिहास जो सब्जेक्ट है दोस्तों, इतिहास ये भी एक जो है अंकदायी सब्जेक्ट है। किसके लिए? एज ऑप्शनल, यूपीएससी में ऑप्शनल, मतलब ये जो सब्जेक्ट है ये प्री प्लस मेंस यहाँ पर भी पूछा जाता है। अगर इतिहास का नॉलेज आपको सही तरीके से है तो आपको डिसीजन मेकिंग का भी जो है अच्छा नॉलेज प्राप्त होगा। तो अगर इतिहास आपने सही से पढ़ा है तो आपको इंटरव्यू में भी जो है इतिहास की भूमिका कहीं ना कहीं पे नजर आएगी, और इतिहास पढ़ने से इंटरव्यू देने के लिए आप डेवलप अच्छे तरीके से हो सकेंगे। तो इतिहास ऑप्शनल के तौर पर भी अच्छा है। हिंदी साहित्य के बाद अगर मैं बात करूँ, दूसरा ऐसा सब्जेक्ट है एज ऑप्शनल यूपीएससी में जो कि सबसे महत्वपूर्ण अंक दिलवाता है, इतिहास है। ठीक, आप उठा करके देख लीजिए, कोई भी स्टूडेंट की बहुत सारी बायोग्राफी है, उनको पढ़िए, उनको सुनिए, यूट्यूब वगैरह में बहुत सारे पढ़े हैं, तो वो सभी लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग इतिहास से ऑप्शनल लिए होते हैं क्योंकि ये अंकदायी है। साथ ही साथ हिंदी साहित्य जो है लिए होते हैं बहुत सारे लोग, वो अंकदायी है। तो इतिहास जो है ये तीनों में कार्य करता है। किसमें? एक तो प्री में भी आता है, मेंस से भी इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, और इंटरव्यू देने के लिए आपका माइंड इतिहास पढ़ने से डेवलप होता है। ठीक है, ये फैक्टर्स है। और प्री में अच्छे खासे क्वेश्चन इतिहास से पूछे जाते हैं, और इतिहास में सबसे ज्यादा प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो मॉडर्न इंडिया से पूछे जाते हैं दोस्तों, मॉडर्न इंडिया। ठीक, मतलब आधुनिक भारत से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ये नहीं पूछा था कि बाबर की मौसी का क्या नाम था, बाबर के पिता का क्या नाम था, ये प्रश्न अब नहीं आते हैं। अब प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं? अब आधुनिक भारत से पूछे जाते हैं, और स्वतंत्रता के बाद के जो भारत है वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपीएससी की मैं बात करूँ तो ठीक, एसएससी वगैरह का अगर एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो तो भी, पीसीएस की तो भी इतिहास बहुत अच्छा सब्जेक्ट है आपके लिए, तो इतिहास आप ले सकते हो। ठीक, और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँ, इतिहास के अलावा भी कई सब्जेक्ट है। इतिहास के अलावा आप देखिए, इतिहास प्री मेंस प्लस इंटरव्यू के लिए भी महत्वपूर्ण है। और तीसरा जो जो सब्जेक्ट है आपका, वो अगर मैं भूगोल की बात करूँ तो भूगोल भी सबसे बढ़िया, भूगोल मतलब जियोग्राफी। जियोग्राफी बीए वालों के लिए तो क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि बीए में इसमें क्या है? प्रैक्टिकल है। बीए में प्रैक्टिकल किसमें है? भूगोल में। अगर आप जियोग्राफी पढ़ते हो तो इसमें जो है प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल के आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक, और ये दोनों प्रैक्टिकल इसमें प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक, इसमें क्या है? प्रैक्टिकल नहीं है, जबकि बीए में अगर भूगोल आप ले रखे हो तो इसमें प्रैक्टिकल है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब ज्योग्राफी जो है ऑप्शनल के तौर पर कैसा सब्जेक्ट है? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने ज्योग्राफी ऑप्शनल लिया। अंकदायी उतना नहीं जितना कि हिंदी और इतिहास है, लेकिन भूगोल जो है ये भी प्री मेंस इंटरव्यू के लिए उतना नहीं, लेकिन इंटरव्यू में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्री मेंस प्लस इंटरव्यू, इसके लिए भूगोल भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको यूपीएससी की भी तैयारी करनी है, साथ ही हिंदी साहित्य ऑप्शनल में लेना है, तो आप हिंदी साहित्य, इतिहास और भूगोल का गहनता से अध्ययन कर सकते हो। साथ ही और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, उनको भी बताना चाहूँगा। ये तीन ही नहीं, जो आपकी इच्छा हो ले सकते हो, सबके सब महत्वपूर्ण है। और भूगोल में जो है आपको पढ़ना होता है दोस्तों, भूगोल में जब फर्स्ट ईयर में आप जाएंगे तो भौगोलिक विचारधारा पढ़ना होगा, मतलब कि भौतिक भूगोल पढ़ना होगा फर्स्ट पेपर में। सेकंड पेपर में फर्स्ट ईयर के आपको पढ़ना होता है मानव भूगोल, मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी। उसके बाद में जब सेकंड ईयर में जाते हैं भूगोल को पढ़ने के लिए, तो सेकंड ईयर में आपको जो है आर्थिक भूगोल पढ़ना होता है फर्स्ट पेपर में। सेकंड पेपर में दोस्तों आपको पढ़ना होता है, सेकंड पेपर में आपको पढ़ना होता है भारत का भूगोल।
तो इस तरीके से अब जब थर्ड ईयर में पहुंचते हो, थर्ड ईयर में 5 प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं बीए में, और पांचों में दोस्तों पहले में आपको भौगोलिक विचारधारा का अध्ययन होना चाहिए। भौगोलिक विचारधारा मतलब जियोग्राफिकल थॉट्स, और किस प्रकार से रोमन जो है भूगोलवेत्ता किस प्रकार से उन्होंने अपना वक्तव्य दिया, फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता, ठीक, और इसके बाद में जो है इंग्लैंड के भूगोलवेत्ता जो थे वो ब्रिटिशर्स, मतलब जितने भी भूगोलवेत्ता थे पुराने जमाने के, मिस्र वगैरह के, उन्होंने किस प्रकार का जो है सारा चीज दिया है, किस प्रकार भूगोल की परिभाषा बताई है, किस प्रकार से भूगोल की विचारधारा को परिभाषित किया है। ये सारी चीजें आप भूगोल के अंतर्गत विचारधारा के अंतर्गत पढ़ते हो, भौगोलिक विचारधारा, जो कि बीए थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर है। उसके बाद में सेकंड पेपर आता है। सेकंड पेपर में आप पर्यावरणीय भूगोल के बारे में अध्ययन करते हो, मतलब इन्वायरमेंटल स्टडीज। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज के बारे में आप अध्ययन करते हो दोस्तों, उसके अंतर्गत पर्यावरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही जो तृतीय प्रश्न पत्र होता है दोस्तों, वो 3 खंडों में विभाजित होता है, खंड आ, खंड बा और खंड सा। खंड आ के अंतर्गत आपको पढ़ना होता है क्या, खंड आ के अंतर्गत आपको दक्षिण पश्चिम एशिया के बारे में गहनता से अध्ययन करना होता है भूगोल के तहत। खंड बा के अंतर्गत दोस्तों आपको पढ़ना होता है क्या, खंड बा के अंतर्गत आपको दक्षिण पूर्व एशिया के बारे में चर्चा करनी होती है, मतलब क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं। और खंड सा जो है दोस्तों, मतलब सेक्शन सी के तहत आपको किसके क्या अध्ययन करना होता है, सुदूर पूर्व एशिया, जिसके अंतर्गत चाइना और जापान, इन 2 देशों का अध्ययन करना होता है दोस्तों। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण जो है सिलेबस है, और अगर इसको आप पढ़ लेते हो भूगोल में, ज्योग्राफी बीए में, तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये अंकदायी भी है। क्यों अंकदायी है बीए के लिए, क्योंकि बीए में प्रैक्टिकल इसमें समाहित है। ठीक है, तो ये बात, इतनी बात यहाँ तक क्लियर हुई। अब बात करते हैं, मगर अगर हम जो है इकोनॉमिक्स ले बीए में, तो क्या है, चौथा अर्थशास्त्र। और ध्यान रखिएगा, ये अर्थशास्त्र वो नहीं जो है अरस्तु ने लिखा था, ये अर्थशास्त्र दूसरा है। इसके तहत हम इकोनॉमिकल जो है सर्वे के बारे में, जैसे कि वित्त वगैरह के बारे में, अर्थशास्त्र में हम पढ़ते किसी देश की अर्थव्यवस्था के बारे में, ठीक, वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी, पूंजीवादी है, समाजवादी, इस तरीके से बहुत सारी अर्थव्यवस्था, तो अर्थशास्त्र पढ़ते हैं। अर्थशास्त्र जो है भी बढ़िया है, क्योंकि अगर आजकल जो ट्रेंड है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का, तो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आते हैं दोस्तों, वो करंट अफेयर्स से आते हैं। और करंट अफेयर्स कहाँ से बनते हैं दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। करंट अफेयर्स जो बनता है दोस्तों, वो ज्योग्राफी के जो नए नए जो सो, जैसे कोई बांध नया बना, वहाँ से जो है नदी में क्या कार्य चल रहा है, कोई जो है कोई पक्षी विहार है, वहाँ पे कौन से कितने बाघ हैं, कितने क्या है, ये सब जो है, ये क्या है, करंट के प्रश्न है। कहाँ की नदी में कुछ हुआ, बाढ़ आया, क्या हुआ, ये सारी चीज़ें जो करंट का मुद्दा है। तो ज्योग्राफी के अंतर्गत इकोनॉमिकल जो है सब्जेक्ट होता है, जो इकोनॉमिक्स होता है, इकोनॉमिक्स के तहत हम क्या पढ़ते हैं, तो इकोनॉमिक्स के तहत दोस्तों हम करंट में सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक्स से किससे पूछी जाती है, मतलब करंट किससे आता है, इकोनॉमिक्स से, मतलब अर्थशास्त्र से सबसे ज़्यादा करंट पूछा जाता है। और अर्थशास्त्र जो है, और भूगोल में बताना भूल गया, भूगोल यूपीएससी के सिलेबस में तीनों में है, ठीक, और अर्थशास्त्र भी तीनों में है। अर्थशास्त्र प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है, मतलब प्रारंभिक परीक्षा में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, मेंस वाली परीक्षा में भी अर्थशास्त्र से प्रश्न पूछा जाना है, और इंटरव्यू में भी अर्थशास्त्र से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये, और बीए के लिए भी ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, क्योंकि ये एक कठिन सब्जेक्ट होता है। तो अगर आप बीए के लिए अगर पढ़ना है इसको, तो बिल्कुल भी मत पढ़िएगा, केवल बीए करना है। अगर आपको एक जो है यूपीएससी के तहत पढ़ना है, तो और भी सब्जेक्ट है, अर्थशास्त्र थोड़ा कठिन पड़ता है, डाटा वगैरह इसका जो है ज़्यादा याद नहीं होता किसी को, लेकिन हाँ, एक बार अगर इकोनॉमिक्स को आप जी लीजिए। इकोनॉमिक्स क्या मांगता है कि हमको जियो, हमको समझो आप, ठीक, अगर अर्थशास्त्र को आप समझ गए तो भूलेंगे नहीं आप कभी। इतिहास को तो भूल सकते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र और भूगोल को आप नहीं भूल सकते। भूगोल का जो भौतिक भूगोल है वो तो कदापि नहीं भूल सकते। एक बार कोबर का भूषण नति सिद्धांत पढ़ लिया, तो दोबारा कोबर के भूषण नति सिद्धांत में कोई परिवर्तन नहीं होना है। एक बार अगर आपने जो है प्लेट विवर्तन की सिद्धांत पढ़ा भूगोल में, तो उसको चेंज नहीं होना है। एक बार जो अर्थशास्त्र का नियम पढ़ा कि राज्य क्या होता है, अर्थशास्त्र में आपने पढ़ा कि जीडीपी क्या है, जीडीपी की परिभाषा वही रहेगी, लेकिन जीडीपी के जो है डाटा में चेंज होगा कि भारत की जीडीपी कभी बढ़ती है कभी घटती है, ठीक, जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनएनपी क्या है, एनडीपी क्या है, मतलब ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है एक, जीडीपी जिसको बोला जाता है, एक होता है नेट जो है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो सारी चीज़ें अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ना होता है, और साथ ही साथ राष्ट्रीय आय इत्यादि के बारे में पढ़ना होता है, वो सारी चीज़ें हैं। तो अर्थशास्त्र भी जो है अच्छा है, क्योंकि ये भी जो है यूपीएससी में पूछा आता है। तो यूपीएससी प्री प्लस मेंस पे जो है हम डबल टिक मार रहे हैं,
और प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों में सारे के पूछे जाते हैं, और ये केवल जो है ऑप्शनल के तौर पर लिया जाता है। ये सारे के सारे आप ऑप्शनल, कोई भी सब्जेक्ट हो आप ऑप्शनल के तौर पर ले सकते हो उसको, ठीक। अगला बीए की मैं बात करूँ 5वां नंबर पे, तो एक सब्जेक्ट है शिक्षा शास्त्र। शिक्षा, तो शिक्षा शास्त्र से प्रश्न दोस्तों जनरली तो नहीं पूछे जाते हैं जो है यूपीएससी में, लेकिन जो है जो नई शिक्षा, जो फर्स्ट ईयर की शिक्षा शास्त्र पढ़ोगे आप, उसमें गांधी जी के द्वारा जो वर्धा वगैरह मिशन था, वर्धा योजना थी, उसके तहत प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि इतिहास का भी सब्जेक्ट इसके अंतर्गत आता है, ठीक। तो शिक्षा शास्त्र जो है ये बीए के लिए इम्पोर्टेंट है, यूपीएससी के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक। ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ, एक व्यवहारिक समझ अगर शिक्षा शास्त्र के बारे में हो जाती है तो आप यूपीएससी मेंस में जो अच्छे प्रकार से उत्तर लिख सकते हैं। छठवां जो आपका है वो है समाज शास्त्र। और अधिकतर विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में हमने देखा समाज शास्त्र जो पेपर होता है वो होता ही होता है। समाज शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, और एक ये अगर भूगोल मिल सकता है भूगोल मिल जाए, या फिर इतिहास वगैरह मिल सकता है। तो समाज शास्त्र जो है दोस्तों, समाज शास्त्र बीए के लिए इम्पोर्टेंट है अच्छे तरीके से। अगर मैं बात करूँ यूपीएससी के लिए, तो ये यूपीएससी एज ए ऑप्शनल ठीक है, यूपीएससी ऑप्शनल ठीक है उसके लिए नहीं, लेकिन जहाँ तक सबसे ज़्यादा यूपीएससी ऑप्शनल हिंदी साहित्य, फिर इतिहास, उसके बाद में और सारे सब्जेक्ट हैं, ठीक। तो समाज शास्त्र जो होता है बीए के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यवहारिक नॉलेज इसके तहत मिलता है। और व्यवहारिक नॉलेज जैसे आपको इसके बारे में विवाह क्या होता है, अब इसका जो सेकंड पेपर होता है बीए फर्स्ट ईयर का, वो एकदम से हलवा है, क्योंकि उसके अंतर्गत जो है हिंदुओं के लिए तो बहुत ही साझ है, क्योंकि वो हिंदू विवाह के बारे में जानते हैं। उसके बाद में वो जानते हैं कि वर्णाश्रम क्या होता है, वो जानते हैं आश्रम व्यवस्था पूरी की पूरी, ठीक। वो जानते हैं जो है सारी वो इस समाज में किस प्रकार से धर्म होते हैं, वो सारी की सारी चीज़ जानते हैं। लेकिन वहाँ पे जो है कैथोलिक ईसाई धर्म के बारे में भी चर्चा करनी होती है, मतलब तो सारी चीज़ें हो जाती हैं। और फर्स्ट पेपर के अंतर्गत आप पढ़ते हो समुदाय क्या है, समिति क्या है, संस्था क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें बता ही चुके हैं हम। तो ये समाजशास्त्र भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, क्योंकि ये तुरंत समझ में आता है, एक बार अगर आप पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। हालांकि इसमें दिक्कत क्या आती है समाजशास्त्र में, डेटा बहुत याद करना होता है शिक्षा शास्त्र और समाजशास्त्र अर्थशास्त्र में, कि ये परिभाषा किसने दी है। हालांकि सब में वैसा होता है, इतिहास वगैरह में भी जो याद करना होता है कि ये किसने कहा, ये इसकी परिभाषा किसने दी, कि अगस्त कॉम्ट ने क्या परिभाषा दी है, अरस्तु ने क्या कहा है, ठीक। शिक्षा शास्त्र में जो है उन्होंने क्या कहा है, जॉन डीबी ने क्या कहा है। अर्थशास्त्र में जो है अर्थशास्त्र के जनक जो है वो सॉरी याद नहीं आ रहा है उसको, हम अभी ध्यान आएगा तो बता देंगे। भूगोल जो है इसमें जो है उन्होंने क्या कहा है, तो कुमारी सेम्पुल क्या कहती है, ठीक। रेटिजल क्या कहते हैं, ठीक। इस प्रकार से जो है जो है एंथ्रोपोजियोग्राफी के लेखक एक हैं वो। हिंदी साहित्य जो है इसमें भी बहुत सारी विचारधाराएं हैं। तो इतिहास भी ऐसा है, मतलब सब में ऐसा होता है कि बहुत सारे विद्वान हैं उन्होंने अपना अपना मत दिया है, तो सब में है, कोई जो है समाजशास्त्र में नहीं। समाजशास्त्र भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है बीए को लेकर के। तो अगर आपको केवल बीए करना है तो मैं बताऊंगा, अभी एक सब्जेक्ट और आपको लिख देता हूँ। सातवां जो सब्जेक्ट है दोस्तों, सातवां सब्जेक्ट आपका है दोस्तों राजनीति शास्त्र। और राजनीति शास्त्र मीन्स होता है दोस्तों पॉलिटिकल साइंस। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये डबल टिक है, सिंगल टिक ये, सिंगल टिक ये। सिंगल टिक मीन्स समझिए ये ऑप्शनल के तौर पर इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो जो है मतलब एक का आधा और आधा और लगा सकती हो यहाँ पे, ठीक। क्यों? ये समाज शास्त्र जो है मेंस में भी जो है पूछा जाता है, कहाँ से प्रश्न, इंडियन सोसाइटी। तो केवल इंडियन सोसाइटी से प्रश्न पूछा जाता है। और साथ ही अगर मैं बात करूँ, अगर यूपीएससी में समाज शास्त्र कोई बंदा बीए में पढ़ रहा है तो यूपीएससी के लिए उसके माइंड में अच्छा कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि इंडियन सोसाइटी के बारे में अगर आपको नॉलेज है अच्छी तरीके से, तो बस यूपीएससी क्या मांग रहा है, क्या रिक्वायरमेंट है यूपीएससी की। यूपीएससी थोड़ी ना कहता है कि जो है हिमालय पर्वत कहाँ स्थित है, या फिर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। इससे उसको क्या मतलब, पृथ्वी गोल गोल घूम रही, क्या मतलब है यूपीएससी के बंदे को। अगर आप आईएएस बन जाए तो पृथ्वी घूम रही, इससे क्या मतलब है, ठीक। मोहम्मद गौरी कौन था, इससे क्या मतलब है आपको, ठीक। बाबर के पिता का क्या नाम था, इससे क्या मतलब है आपको, इसको इससे नहीं मतलब है, ठीक। उसको किसके मतलब है, समाज शास्त्र अगर आप पढ़ते हो तो समाज शास्त्र में बहुत सारी विचारधाराएं हैं, समाज में किस प्रकार से व्यक्ति रहते हैं, उनका रहन सहन पहनावा ओढ़ावा, यही सब हमको पता करना है। उसके बाद
उनके जो है रीति रिवाज किस प्रकार से हैं, उन पे कैसे अंकुश लगाया जाना चाहिए, समाज में नई क्रांति किस प्रकार से लाई जानी चाहिए, समाज का विकास कैसे करना है, समाज में प्रगति की धारणा किस प्रकार से बनानी है, समाज में कोई विद्रोह हो गया तो उसको किस प्रकार से दबाना है। ठीक, तो ये सारे के सारे समाज शास्त्र के अंतर्गत माइंड में डेवलप होता है कि समाज शास्त्र जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा किसी समाज में कोई दंगे होते हैं तो क्यों होते हैं, उसका क्या कारण है, उसके पीछे सामाजिक कारण तो नहीं है, राजनीतिक कारण के तहत अगर राजनीति शास्त्र पढ़ते हो तो आपको राजनीतिक कारण समझ में आएगा, अगर आप अर्थशास्त्र पढ़ते हो तो आर्थिक कारण समझ में आएगा, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हो तो ज्योग्राफिकल मतलब भौगोलिक कारण समझ में आएगा, इतिहास पढ़ते हो तो ऐतिहासिक कारण समझ में आएगा, और हिंदी साहित्य पढ़ते हो दोस्तों तो साहित्यिक कारण आपको समझ में आएगा। तो सब के सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ना। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं यूपीएससी की बात करूं दोस्तों तो यूपीएससी में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र और समाज शास्त्र का कुछ हिस्सा ये पूछा जाता है, ट्रेंड में है। लेकिन अगर जो है सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाता है, करंट अफेयर्स, मतलब तत्कालिक मुद्दे जो होते हैं वो अधिकतर पूछे जाते हैं किसी भी परीक्षा की मैं बात करूँ, एसएससी, यूपीएससी, टीजीटी, मतलब जितने भी जो छोटे मोटे एग्जाम है, बड़े से बड़े एग्जाम है, सब में करंट अफेयर्स की भूमिका जो है कम से कम नहीं तो 20% से ऊपर ही रहती है। 20 क्या, आप 30-35% तक करंट अफेयर्स मान सकते हो, क्योंकि हर एक प्रश्न जो होता है, किस नदी पे कौन सा बांध बना और पर्यावरण में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नई नई चीज़ें संशोधित हो रही हैं, ठीक, ये सारी की सारी चीज़ें सब भूगोल के अंतर्गत, भूगोल के करंट अफेयर्स के अंतर्गत पूछी जाती हैं। तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट हैं दोस्तों जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजनीतिक शास्त्र के अंतर्गत आपको पढ़ना क्या होता है, राजनीतिक शास्त्र के अंतर्गत आप राज्य के बारे में चर्चा करते हो, कानून के, संविधान के, देश के अपने संविधान के, बाहरी देश के संविधान के बारे में आप अध्ययन करते हो। ठीक, उसके बाद में बहुत सारी विचारधाराएं इसमें मिलेंगी, मार्क्सवाद क्या है तो ये समाजशास्त्र के अंतर्गत पढ़ने को मिलेगा। ठीक, गांधी की विचारधारा के इसके अंतर्गत इतिहास को भी पढ़ना होगा, संविधान किस तरीके से बना इंडिया का, जो है अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद क्यों हैं, अपने भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद क्यों हैं, ठीक, 395 अनुच्छेद क्यों हैं, 12 अनुसूचियाँ क्यों हैं, 22 भाग क्यों हैं, ठीक, ये सारी की सारी चीज़ें क्यों हैं ऐसी, ये सारी की सारी राजनीति शास्त्र पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ठीक, शिक्षा शास्त्र में शिक्षा शास्त्र अधिगम क्या है, शिक्षा शास्त्र में आपको क्या पता चलेगा, शिक्षा शास्त्र में क्या पता चलेगा कि जो है कुपोषण व्यक्ति को किस प्रकार से शिक्षा पढ़ाई जानी चाहिए, अगर कोई व्यक्ति कुपोषित है, उसका शरीर नहीं डेवलप है, माइंड नहीं डेवलप है तो उसको एक विश्राम कक्ष देना चाहिए, कोई व्यक्ति ज़्यादा पढ़ रहा है तो उस व्यक्ति के लिए जो है एक जो है अलग से कक्षा लगानी चाहिए। ठीक, कोई व्यक्ति है ज़्यादा पढ़ रहा तो उसके लिए भी जो है उसके लिए क्या करना चाहिए, उस पर अंकुश भी लगाना चाहिए कि ज़्यादा व्यक्ति जो है ज़्यादा ना बोले क्लास में, जो व्यक्ति ज़्यादा पढ़ेगा वो ज़्यादा बोलेगा क्लास में, ये सारी चीज़ें भी इसके तहत लिखी हुई है। सभी बहुत सारे शिक्षा शास्त्री ऐसे जिन्होंने पूरा पूरा का पूरा डिफाइन किया है कि जो व्यक्ति प्रतिभाशाली व्यक्ति होंगे, प्रतिभाशाली स्टूडेंट होंगे, वो क्लास में उपद्रव भी करेंगे, हर एक क्षेत्र में उनका माइंड डेवलप करेगा। कोई ज़रूरी नहीं कि नदी का पानी, जब बाढ़ का पानी आता है नदी में, जब ज़्यादा पानी हो जाता है तो एक ही दिशा में वो नहीं जाता कि नदी की दिशा में ही जाए, नदी के विपरीत दिशा में भी बहेगा, नदी की दिशा में भी बहेगा, मतलब जिसके अनुकूल परिस्थिति वहाँ मिलेगी वो हर एक क्षेत्र में बहेगा। ठीक, तो ठीक उसी प्रकार से ऐसी कंडीशन है कि शिक्षा शास्त्र में जब आप पढ़ते हो तो जो प्रतिभाशाली संपन्न व्यक्ति होते हैं वो चौतरफा जो है अपना दिमाग फैलाते हैं, बहुमुखी प्रतिभावान होते हैं। ठीक, इस प्रकार से आज साथ बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट हैं जो कि बड़े ही महत्वपूर्ण थे दोस्तों। और साथ ही एज ए यूपीएससी ऑप्शनल हिंदी साहित्य नंबर 1 सब्जेक्ट, सबसे बढ़िया सब्जेक्ट हिंदी साहित्य। इसके अंतर्गत क्या है, माधुर्य तो है ही, रस अलंकार छंद से परिपूर्ण है एकदम से, पढ़ने के बाद में मन एकदम से प्रसन्नचित हो जाएगा। उसके बाद में आपको लगेगा कि हाँ हिंदी कितनी अच्छी है, हिंदी के प्रति रुझान बढ़ेगा, अपनी मातृभूमि के प्रति आपको जो है श्रद्धा होगी, आप उसके प्रति भक्ति होगी, क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च चा स्वर्गादयपि गरीयसी, ये विवाद वेदों में भी कही गई है दोस्तों। और हिंदी साहित्य इतिहास पढ़ेंगे तो आपको जो है अपने राजा महाराजाओं के बारे में पता चलेगा, किस प्रकार से इतिहास जो है हुआ, किस प्रकार से हम लोग जो है विदेशी आक्रांताओं को नहीं समझ पाए। इतिहास क्या करता है, इतिहास क्यों पढ़ाया जाता है यूपीएससी में, क्यों पढ़ाया जाता है, कभी आपने सोचा? इसलिए इतिहास पढ़ाया जाता है कि जो भूल हमारे पूर्वजों ने की वो भूल हमको नहीं करनी चाहिए, इसलिए इतिहास पढ़ाया जाता है। इतिहास से हमको सीखना ये होता है, इतिहास से हम सीख करके वर्तमान में जीते हैं। मतलब इतिहास में एक राजा था, उस राजा ने एक राजा पर युद्ध का जो है ऐलान किया, तो क्यों ये ऐलान किया, उसका क्या कारण था और बाद में परिणाम क्या हुआ,
तो उसका क्या मिला, उस राजा का हमको अनुभव मिल गया कि हर्षवर्धन का हमको अनुभव मिल गया कि हर्षवर्धन की जो बहन राजश्री थी या फिर उनका जो भाई था वो राज्यवर्धन था, वो क्यों मरा और जो है किस प्रकार से जो है सारी जो राज हर्षवर्धन ने एकत्रित किया, हर्षवर्धन ने कैसे बदला लिया, ये सारी चीज़ें हैं। फिर जैसे आप देखोगे बाबर, फिर बहुत सारे ऐसे विदेशी आक्रांता जो 712 से आने शुरू हो जाते, 712 से मुस्लिम आक्रांता आने शुरू होते, उससे पहले ही बहुत सारे लोग आए। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं, इतिहास के तहत पढ़ते हो। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि अगर बीए आपको करना है तो जनरली 3 सब्जेक्ट आपको चुनने होते हैं। तो बीए में 3 सब्जेक्ट मेरे हिसाब से, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो, अगर हिंदी साहित्य पसंद है तो हिंदी साहित्य ले लीजिए, इतिहास ले लीजिए और राजनीति शास्त्र ले लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी भी आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन राजनीति शास्त्र भी पढ़ लेंगे तो ज़्यादा माइंड डेवलप होगा। अगर आपको नहीं पढ़ना तो ये इतिहास, भूगोल और ऊपर के 3 सब्जेक्ट जो हैं ये बड़े ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और मेरा जो सब्जेक्ट था, मैं ये बताऊँ तो मुझे कोई उतना बताने वाला नहीं था, ना मुझे जो है इतना पता था कि किस प्रकार से पूछा था यूपीएससी क्या है। यूपीएससी मतलब कोई पता नहीं था कि यूपीएससी होता भी है, खाली यही पता होता है स्टूडेंट को गाँव के कि आईएएस पीसीएस की परीक्षा होती कोई। देखिए मेरा सब्जेक्ट क्या है, हिंदी साहित्य है, ज्योग्राफी है, उसके बाद में समाज शास्त्र है हमारा सब्जेक्ट। ये 3 सब्जेक्ट हमने पढ़ा। ठीक, राजनीतिक शास्त्र जो है हमने जो है कंपटीशन लेवल की कोचिंग कहीं उसमें हमने इसको पढ़ा। जो है शिक्षा शास्त्र हमने जो है स्वाध्ययन किया है इसका। उसके अंदर अर्थशास्त्र भी जो है कोचिंग में पढ़ाया गया है। अर्थशास्त्र नहीं, अर्थव्यवस्था पढ़ाई गई है। अर्थशास्त्र में विचारधाराएं पढ़ाई जाती है, अर्थव्यवस्था में उस किसी एक कंट्री का जो है सारा चीज़ पढ़ाया जाता है, लेकिन अर्थव्यवस्था में सभी कंट्री का। ज्योग्राफी भी जो है ज्योग्राफी की भी कोचिंग में पढ़ाई गई, लेकिन जो ज्योग्राफी एसएससी वगैरह के लेवल में होती है वो सही से नहीं होती है। जब यूपीएससी लेवल का सारा चीज़ पढ़ेंगे तो बीए में जो होगा वो सेम होता है, एकदम सेम होता है, क्योंकि सारी की सारी, हाँ भाषाओं में भले डिफरेंस मिल जाए यूपीएससी में, लेकिन मैं बात करूँ अगर बीए सही तरीके से आप पढ़ लेते हो, बीए की बुक वगैरह मंगवा करके सही से अगर पढ़ लेते हो बीए, तो बीए अगर अच्छे तरीके से पढ़ लेता है कोई बंदा, तो यूपीएससी अगर उसको कोई सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट में बता रहा हूँ, हिंदी अगर इतिहास, भूगोल और राजनीति शास्त्र आप जो है पढ़ लेते हो, उसके तहत किसके तहत जो है बीए में ले लेते हो, तो आप कोई जो है बड़ी से बड़ी जो जिसमें जो है जीके से रिलेटेड प्रश्न पूछ जाते हैं, तो जीके के कोई प्रश्न भी नहीं बचेंगे जो आपसे हल ना हो, सारे के सारे प्रश्न हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ोगे सारे के सारे पढ़े होंगे, क्योंकि ऐसे ऐसी विचारधाराएं मिलेंगी आपको, ऐसे ऐसे जो है ज्ञानवर्धन होगा आपका, और अच्छा लगेगा आपको ऐसे पढ़ने में कि जो है बहुत अच्छी चीज़ें हमको मिल रही हैं। नए सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, नई नई विचारधाराएं मिलेंगी, नए नए जो है विद्वान के जो है आपको जो है थॉट्स पढ़ने को मिलेंगे। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हो कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो मैं बताना चाहूँगा, अगर आप जो है इतिहास को ऑप्शनल बनाना चाहते हो तो इतिहास लीजिए, भूगोल लीजिए, राजनीति शास्त्र लीजिए। ठीक, अगर आप अर्थशास्त्र को बनाते हैं तो अर्थशास्त्र, भूगोल और इतिहास तो आपको जरूर पढ़ना है, क्योंकि इतिहास जो होता है, इतिहास से एक प्रश्न पूछे जाते हैं, मॉडर्न इंडिया से बहुत प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, 17% जो प्रश्न पूछा जाता है मॉडर्न इंडिया से ही पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों इस बात को। तो यहीं पर जो है वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं जो है हम ले चलते हैं। तो साथ ही ये बात सारी समझ में आई होगी कि जो है बीए के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट क्या होता है। तो बीए अगर आपको पढ़ना है, इतिहास अगर यूपीएससी नहीं पढ़ना है, तो सबसे सस्ता सब्जेक्ट मैं बताना चाहूँ तो सस्ता सब्जेक्ट एक बार बता देता हूँ, समाज शास्त्र ले लीजिए, शिक्षा शास्त्र ले लीजिए, 2 हो गए, और आप जो है हिंदी या फिर इतिहास ले लीजिए। ये दोनों के दोनों सब्जेक्ट सही हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें पढ़ सकते हो आप। इतिहास में आपको डाटा जो है सन वगैरह जो है इसमें पूछेगा, बीए में सन, इतिहास, डाटा वगैरह पूछेगा, लेकिन यूपीएससी में ज़्यादा डाटा नहीं पूछता है। ठीक, हिंदी में आप क्या पूछेगा, आपको रचनाएं पूछेगा कि इनकी रचना कौन सी है, ये पंक्ति किसने लिखी है, इस तरीके से पूछेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये बीए के लिए ये इतने सब्जेक्ट जो है बड़े ही महत्वपूर्ण है, और इसको लेना जो है, अगर आप इनमें से कोई भी सब्जेक्ट लेते हो जो है बीए में, शिक्षा शास्त्र और शिक्षा शास्त्र को छोड़ करके, ये सारे के सारे जो हिंदी साहित्य को छोड़ करके, तो इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इन सभी से क्या होते हैं प्रश्न पूछे जाते हैं यूपीएससी, एसएससी, पीओ, बैंक, क्लर्क, ठीक, इस सभी परीक्षाओं में। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।